ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे को बताओ कि हम लोग जियोग्राफी में कहां तक वर्कआउट किए थे। आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ना है ये बोलो। सोशल साइंस का ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड। आज हम लोग किस टॉपिक को डील करना था, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है ये बताओ तो। रिसोर्सेज। इसमें अभी कोई टॉपिक बाकी? बुक है ना आप लोग के पास एवरीवन? आप लोग एक काम करोगे, देखो कंडीशंस क्या है कि सबके पास अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। तो आप ये मेरे को बताओगे, आप लोग टॉपिक बताते जाओगे, हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करते जाएंगे। नहीं तो बोलो तो मैं अपने तरीके से डील करता चला जाऊं। आज आप लोग या तो रिसोर्स पर लो, मैं अपने तरफ से कर लूं, या फिर आप लोग बताओगे टॉपिक, उसको हम लोग डील करेंगे। बोलो क्या करना है आपको, जियोग्राफी पढ़ना है या फिर सिविक्स करना? रिसोर्स ही पढ़ना है। ओके, तो चलो एक छोटा सा रिकैप करके मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जियोग्राफी ही पढ़ो। मैंने बोला मैं एक छोटा रिकैप करूं पूरे पॉइंट को। तो चलो मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हुए तब आपको आगे फॉरवर्ड ले जाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि रिसोर्सेज क्या है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनीथिंग, ये बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई भी वस्तु, एनीथिंग विच मेक्स अस एक बार फिर से मैं टोटल एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, मैं टोटल टॉपिक को एक्सप्लेन करते रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी जरूरत को पूरा करने वाली कोई भी वस्तु रिसोर्स कहलाती है। पहला पॉइंट। अब मैंने रिसोर्स क्लासिफिकेशन की बात करा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या कि रिसोर्सेज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्या सिचुएशन। जैसे मैंने पहले पॉइंट बोला था क्या कि ओरिजिन के आधार पे, निर्माण के आधार पे रिसोर्स को दो भागों में डिवाइड किया आपने। पहला मैंने बोला था बोएटिक, एंड सेकंड क्या बोला था मैंने बताओ तो, एबोएटिक। तो बोएटिक में मैंने क्या बोला था कि ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग्स है सारे के सारे लिविंग्स जो वो आपके बोएटिक कहलाते हैं। इस लिविंग में आपका फॉरेस्टेड मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन भी है और एनिमल किंगडम भी है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कैसे एबोएटिक, इसमें मैंने बोला था कि ऑल नेचुरल थिंग्स, मतलब नेचुरल बट नॉन लिविंग, नेचुरल हो लेकिन वो नॉन लिविंग भी होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एबोएटिक। जैसे मैं छोटे एग्जांपल मैंने बोला था रिवर, माउंटेन, सॉइल, ये सब तुम्हारे एबोएटिक रिसोर्स हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिविटी, खत्म होने के आधार पे फिर रिसोर्स को दो तरीके से आपने डिवाइड करा। सबसे पहले आपने क्या डिवाइड करा, रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्स को आपने डिस्कस करा कि रिसोर्सेज which can be renewed, replaced and reused, मतलब ऐसे संसाधन जो कभी खत्म ना हो, जिनका रिप्लेसमेंट हमेशा होता है, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो, जो हमेशा रिन्यू होता है, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे में आपने देखा कि सॉइल हो गया, प्लांट्स हो जाए, या फिर तुम्हारा सोलर एनर्जी हो जाए। और नॉन रिन्यूएबल के पॉइंट की बात किया था हम लोगों ने, तो केवल नॉट लगाना है, मतलब रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड, रिप्लेस एंड रीयूज, वैसे संसाधन जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, एक बार यूज किया आपने, दोबारा उसका आप यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो क्या, फॉसिल फ्यूल्स, मतलब आपके कोल, पेट्रोल जो है, ये तुम्हारे हो जाएंगे पॉइंट्स। इसके पॉइंट के बाद इस हम लोगों ने डिस्कस करा था कि रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्स को मैंने चार भागों में डिवाइड करा था, फोर कैटेगरी में कैटेगराइज करा था। इसमें सबसे पहले मैंने बोला था इंडिविजुअल रिसोर्स, स्टूडेंट फोकस करना, मैंने बात किया था इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज व्हिच आर ओन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, मतलब संसाधन जिसके ऊपर किसी एक आदमी का हक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। एग्जांपल में सपोज करो कि आप लोग का अपना लैपी, जिससे क्लास कर रहे हो, स्मार्टफोन, आपका अपना घर, गाड़ी, जो भी है, ये सब आपके क्या है, पर्सनल रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। सेकंड मैंने बोला था क्या, जैसे कम्युनिटी ओन रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी, जिसको पूरी की पूरी कम्युनिटी, मतलब जिसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर बंदे का हक ना हो। एग्जांपल मैंने बताया था चिल्ड्रन पार्क हो जाए, स्टेडियम हो जाए, या स्कूल आपके हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके कम्युनिटी ओन रिसोर्स में आ जाएंगे।
So like this. बोलो। थर्ड मैंने बताया था क्या इसकी नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स का मतलब मैंने बोला था कि टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ऐसे देखा जाए तो जितने भी रिसोर्स है वो सब आपके कंट्री के रिसोर्स है, ठीक है। आपके इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितना भी रिसोर्स है वो सब कंट्री का रिसोर्स है। एंड आवर गवर्नमेंट हैज लीगल पावर, हमारी सरकार के पास लीगल राइट है टू एक्वायर इट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जैसे मैं छोटा एग्जांपल मैंने बताया था कि सपोज यहाँ पे आपका अपना जमीन है और गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे एनएच रोड निकाल दिया, नेशनल हाईवे निकाल दिया और बीच में आपका अपना जमीन पड़ता है, तो क्या बोलोगे, हम अपना जमीन ले जाएंगे? तो गवर्नमेंट उस जमीन को एक्वायर कर लेगी क्योंकि वो सब नेशनल रिसोर्स है, ठीक है। इसके बाद एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोस व्हिच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल अथॉरिटी। जिसको इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करे उसे हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स बोलेंगे। छोटा एग्जांपल मैंने बताया, ध्यान देना। सपोज करो कि मैंने बताया था ये हमारा देश इंडिया है और इंडिया का ये एरिया इधर आपका ओशियन है, महासागर है, ठीक है। तो हमारे देश का जो बॉर्डर है यहाँ से 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो आपका नेशनल रिसोर्स है। मतलब यहाँ तक हमारे देश के लोग कोई भी काम चाहे कर सकते हैं, लेकिन 22.2 को क्रॉस करोगे तो ये तुम्हारा हो गया आईआर, इंटरनेशनल रिसोर्स। इसमें आने के पहले आपको इंटरनेशनल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे कोई वर्क करोगे। इसके बाद स्टूडेंट मैंने बताया था कि रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो मैंने आपको बताया था यूबिक्विटस एंड लोकलाइज, दो तरह के रिसोर्स, जिसमें यूबिक्विटस का मतलब मैंने बोला था कि रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब वैसे संसाधन जो हर जगह पाए जाते हैं उसको हम लोग यूबिक्विटस, और लोकलाइज मतलब रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो खास जगह पे पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज। छोटा एग्जांपल देख लो, डायमंड। डायमंड क्या है, हर जगह पाया जाता है, तो ये तुम्हारा कौन सा रिसोर्स हो जाएगा, ये लोकलाइज्ड है। सॉइल, मिट्टी पर्टिकुलर ऐसा नहीं ना कि राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है, बिहार में मिट्टी नहीं पहाड़ पाया जाता है, मिट्टी तो हर जगह पाई जाएगी। तो ये क्या है तुम्हारा, ये यूबिक्विटस। इसके बाद स्टूडेंट मैंने अगला टॉपिक बता दिया था आपको, ध्यान देना, फोकस करना। अगला टॉपिक मैंने बताया था कि रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्स को डेवलपमेंट के आधार पर अगर डिस्कस करें हम लोग तो इसको हम लोगों ने पहले बांटा एक्चुअल रिसोर्स। तो एक्चुअल का मतलब मैंने बताया क्या, इसके रिसोर्सेज व्हिच आर बीइंग यूज्ड करेंटली, जो अभी करंट में इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। सेकंड मैंने बोला पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब व्हिच कैन सैटिस्फाई आवर नीड बट इन लार्ज स्केल these resources are not being used currently। मतलब ये वैसे संसाधन है जिसके पास वो पोटेंशियल है जिससे कि वो हमारी जरूरत की पूर्ति कर सकती है, लेकिन अभी के टाइम में लार्ज स्केल में इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। और थर्ड मैंने बोला था स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये वैसे रिसोर्स है जिसका आप यूज ही नहीं कर सकते, वी डू नॉट हैव टेक्निक टू अप्लाई टू गेन। जैसे मैं छोटा एग्जांपल देखो, मैंने बताया था आप लोगों को कि सपोज करो कि ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर को ब्रेक करके हम लोग चाहेंगे हाइड्रोजन बाहर निकाले, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल टू गेन हाइड्रोजन? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो वाटर के अंदर मौजूद है ये तुम्हारा स्टॉक हो जाएगा। डन। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। एक कदम आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग का टारगेट, अगला टॉपिक क्या था, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, बोलो मेरे को समझाओ। अगला टॉपिक हम लोग का रिसोर्स कंजर्वेशन। टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वही कि रिसोर्स को हम लोग को कंजर्व कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना था, ठीक है। ध्यान देना। अब देखो रिसोर्स का कंजर्वेशन मतलब कि कंजर्व, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्स। रिसोर्स को हम कंजर्व क्यों करें, जब गॉड ने दिया है तो इसको हम लोग क्यों ना पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज करें। तो महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा सबने। उन्होंने एक पॉइंट बोला था, यू नो व्हाट, कि नेचर हैज
अच्छा ये बताओ, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? यस सर। ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? Yes, sir. So video is clear. So video is clear. आप लोग देखो, कुछ स्टूडेंटों को क्लियर है, कुछ को क्लियर नहीं है। तो जिनको क्लियर नहीं है वो एक काम करेंगे, वो जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहां पे, जहां पे आपको वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप वहां से हटो और दूसरे एरिया को पकड़ो, देखो वहां पे नेटवर्क आ जाएगा क्लियर। क्योंकि हमारे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम अगर होगी तो सारे स्टूडेंटों को नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। देखो कंडीशन, मैं फिर से आपको टॉपिक पे लाता हूँ। क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट, क्या नीड है रिसोर्स को कंजर्व करने का। तो फोकस कीजिएगा ये टॉपिक को, ये थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने बताया कि देखो यहाँ पे रिसोर्स के दो पॉइंट हो, रिसोर्स को हम दो तरीके से क्लियरिफाई करते हैं। एक तरफ बोलते हैं रिन्यूएबल, ठीक है, जिसमें आपका आ रहा है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, अलग अलग तरह की एनर्जी जो भी है उनकी बात करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या बोर्ड ना दिख रहा? यस सर, दिख रहा बोर्ड? बोर्ड नहीं दिख रहा। सर थोड़ा सा ऊपर करना होगा। अरे मैंने जो नीचे लिखा भाई सर नीचे वाला दिख रहा है पर ऊपर वाला अच्छे से नहीं दिख पा रहा। ऊपर वाले को छोड़ो, तुम नीचे वाले को देखो। तो नीचे ठीक है? नीचे ठीक है ना? यस सर। ऊपर कुछ मैंने नहीं लिखा है। ओके सर। ओके अक्षत, हाई स्पीच में मैं बोलूं, हाई वॉल्यूम, चलो ठीक है, हाई वॉल्यूम। ओके ओके, हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने। देखो रिन्यूएबल का मतलब मैंने बोला सोलर और विंड, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल के पॉइंट की बात किया आपने, तो आपने डिस्कस कर लिया, कोल हो गया या पेट्रोल डीजल जो भी है, ये सब क्रूड ऑयल, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारा कि रिसोर्स कंजर्वेशन, कि व्हाट इज द नीड टू कंजर्व रिसोर्स। तो किस रिसोर्स को कंजर्व करने की बात की जा रही है? किससे कंजर्व करने की बात की जा रही है? किसको कंजर्व करने की बात की जा रही है? अरे रिन्यूएबल को कंजर्व करना है कि नॉन रिन्यूएबल को कंजर्व करना है? नॉन रिन्यूएबल को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करना है। क्यों? बिकॉज ये जो है, ध्यान देना, इसको कंजर्व क्यों करना है आपको? क्योंकि पहला पॉइंट है कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। यस सर। ये अर्थ पे लिमिटेड है। दूसरा है इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि इसको यूज करने से पॉल्यूशन मतलब एनवायरमेंटल डैमेज होगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, दो बंदों का एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, ध्यान दो। सपोज यहाँ पे एक ए और ये दूसरा बी, ये दो बंदे हैं, ध्यान देना। ये दोनों मार्केट जाते हैं, इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम तो छपरा, इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम तो है, देख रहे हैं हम लोग। इन दोनों में एक बंदे ने, इसने जनरेटर खरीद लिया, ठीक है, और इसने सोलर प्लेट जो होता है ना, सोलर वाला, सोलर प्लेट ले लिया। इन दोनों ने अपने अपने घर में आके इसको सेट कर दिया, मतलब सेट कर लिया, अपने अपने घर में शिफ्ट करा, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना पड़ रहा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में सप्लाई करने के लिए एवरीडे कम से कम 5 लीटर डीजल खर्च करना पड़ रहा है। इससे क्या खर्च करना पड़ रहा है? नथिंग। इससे ये जो डीजल पेट्रोल जो जनरेटर चल रहा है, इससे धुआं, स्मोक निकल रहा है, मतलब एक तरह का पोल्यूशन फैला रहा है। ये क्या है? नो पोल्यूशन। इसका क्या है? नेगेटिव इफेक्ट है, इसका नो नेगेटिव इफेक्ट। तो कंडीशंस क्या है? व्हाट शुड वी डू नाउ? कहने का पॉइंट है कि यहाँ पे अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करोगे तो पहला पॉइंट है कि ये आपका लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, एक बार यूज करोगे तो दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते। प्लस ये आपके इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के ऊपर ये डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप बात करोगे, ये रिन्यूएबल, ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर का। अभी देखो कि बहुत जगह पे सोलर
बाइक भी आ चुका है। सोलर प्लेट आप देख रहे हो कि सोलर प्लेट का काम क्या है, ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड टू कन्वर्ट बाय कन्वर्टिंग इट इनटू क्या दिस इलेक्ट्रिसिटी इट सप्लाई इनसाइड आवर हाउस थ्रू व्हिच वी रन क्या द डिफरेंट एप्लीकेशन। हम लोग अलग अलग तरह के एप्लीकेशन रन कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे लिए सुटेबल क्या है, सोलर जनरेटर। हमें क्या यूज करना है, रिन्यूएबल रिसोर्स कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हमारे लिए फायदेमंद, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा, रिन्यूएबल, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा, रिन्यूएबल कि नॉन रिन्यूएबल यूज करना। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल यूज करना फायदा होगा। सर रिन्यूएबल। अरे अगर नॉन रिन्यूएबल तुम यूज करेगा तो इससे तुमको प्रॉफिट होगा। सर हम बोल रहे हैं नॉन रिन्यूएबल नॉट यूज। हाँ, और ये क्या रौनक क्या बोले हो, रौनक ने देखो एक क्वेश्चन भेजा है कि सर मगर रात में तो सोलर एनर्जी तो काम नहीं करता है तो जनरेटर ही लेना पड़ेगा। सर तो उसको सुबह में चार्ज करके उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो कंडीशंस क्या है कि तुम बैटरी रखा है ना, बैटरी यस सर। दिन के टाइम सोलर दिन के टाइम क्या करेगा, सोलर एनर्जी, सोलर जो है वो बैटरी को भी चार्ज कर लेता है। आपको नहीं पता है क्या, बैटरी भी चार्ज होता है। अरे इन्वर्टर रखा है ना घर में। यस सर रखे। तो वही इन्वर्टर का काम है यहाँ पे। तो दिन में चार्ज करो बैटरी को, रात को फैन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझ गया, आप पूछ ही रहे थे केवल, मेरे को पता है। तो कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे देखो रिन्यूएबल को अगर यूज करोगे तो ये सारे पॉइंट्स है। पहला, नो इन्वेस्टमेंट, एक बार जो खरीदने में पैसा खर्च हो वही है, मतलब नो इन्वेस्टमेंट, नो पॉल्यूशन, नो हार्मफुल इफेक्ट, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये जो लिमिटेड क्वांटिटी में है ये जैसा का तैसा रहेगा, इसका यूज आप कर सकते हो। तो जब हमारे पास एक ऑप्शन है तो फिर हम वैसे ऑप्शन जिससे हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे। व्हाई शुड वी थिंक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो चलो आगे पॉइंट। तो ये है कंजर्वेशन कि व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्स। तो वी शुड कंजर्व रिसोर्स बिकॉज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी. Once if these resources will be used, then another time it will take millions of years to be prepared once again. And it is also, there are a lot of negative effects if you are using catches non-renewable resources. While these all conditions are not related with catches renewable, that's why here we should use renewable in the place of क्या non-renewable. अगला पॉइंट बोलो क्या है उसमें, बुक में देखो तो क्या है अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। अगला एक वर्ड है, ध्यान देना, मैंने बताया था सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स को हम लोग सस्टेन कैसे करेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, चलो ठीक है, वेरी गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ, ये है ना टॉपिक आपके बुक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, these resources which live for। तो देखो सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब है क्या, इसकी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट which we make in present and conserve for the future generation. Generation without damaging
our environment. सर साइड में नहीं दिख रहा, क्या? साइड में बोर्ड नहीं दिख रहा। तो साइड So में नहीं दिख रहा wait, बोर्ड। wait. चलो खुश, हैप्पी? यस सर। Okay. यस सर। तो देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या? छोटा सा पॉइंट समझो कि रिसोर्सेज मतलब वैसे डेवलपमेंट जो कि हम करेंटली कर रहे हैं। सर प्लीज साइड। ओके, टेक ए लुक। तो मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्या है। तो मैंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज which we are making in present and conserving for the future generation without damaging our environment. Done? तो इसका मतलब है कि वैसे डेवलपमेंट मतलब रिसोर्स को उस तरीके से डेवलप कराना। यस सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्विच ऑफ कर दो जब लाइट और बल्ब का जरूरत नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करने पे क्या फायदा, उसको ऑफ करिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे पॉइंट आपने क्या कि हम उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट अभी करेंटली हम लोग तैयार कर रहे हैं प्लस भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए हम लोग उसको बचा भी रहे हैं और उससे आपके एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा। छोटा सा एग्जांपल देख लो, मैं बात कर रहा हूं सॉइल, मिट्टी। तो इसमें देखो पहले ये मैं इरेज कर रहा हूं, मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना पॉइंट। सपोज करो छोटा सा एग्जांपल है, तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की बात करूं, इसको दो तरीके से डिफाइन करो। एग्रीकल्चर दो तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। एक कर दिया प्रिमिटिव, मतलब इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ आपने क्या इसकी कमर्शियल मतलब मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है? अब कहने का मतलब है प्रिमिटिव और इंटेंसिव, इसको हम लोग मॉडर्न को हम लोग इंटेंसिव भी कह सकते हैं। तो यहां देखो इसमें क्या होता था, तो इसमें ओल्ड मेथड का यूज किया, इस एग्रीकल्चर में ओल्ड मेथड का यूज किया जाता था, ठीक है? इसमें ओल्ड टाइप ऑफ सिस्टम, ओल्ड टाइप ऑफ सीड्स का यूज किया जाता था। इसमें ऑर्गेनिक मतलब मैन्युअर इसका यूज किया जाता था। इसमें लेस क्रॉप बट हेल्दियर, जबकि यहां देखो प्रिमिटिव का मतलब है ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जहां पे हमारे फार्मर्स जो थे वो क्या करते थे, पुराने मेथड का यूज करते थे। पुराने एग्रीकल्चर में पुराने तरह के सीड्स के यूज करते थे। मिट्टी को फर्टाइल अगर बनाना है तो उसमें गाय भैंस का जो देखते हो कि डंग जो गोबर से होते हैं उसको ऐड कर देते, मैन्युअर को यूज ऐड कर देते जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती थी। तो उसमें क्या था, क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन मिट्टी के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता था। वो मिट्टी क्या होती थी, we will study English grammar very soon, next जो आपकी क्लास है उसमें इंग्लिश ग्रामर ही हम लोग पढ़ेंगे। हाँ चलो ठीक है, ओके पहले ये तो पढ़ लो, इसको वर्कआउट कर लेते हैं हम लोग। ओके पहले इसको कर लो। तो आपने क्या देखा, मैंने बताया क्या, इसकी ओल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना, लेस क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता था लेकिन जो था वो हेल्दियर होता था। दूसरी तरफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हमारे देश में 1960 के बाद हुआ, मतलब हरित क्रांति, उसके बाद हमारे किसान जो थे मॉडर्न फार्मिंग की तरफ ज्यादातर अग्रसर हुए, मतलब दे स्टार्टेड टू अप्लाई क्या चीज, मॉडर्न फार्मिंग, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। क्यों? बिकॉज दे वांटेड सरप्लस प्रोडक्शन फ्रॉम देयर फील्ड, क्योंकि वो अपने फील्ड से सरप्लस प्रोडक्शन उनको भी चाहिए था। तो मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या उन लोगों ने न्यू मेथड,
न्यू टेक्निक किया यूज, न्यू टेक्निक का यूज किया। यहाँ पे HYD सीड नाम सुना है ना, हाइब्रिड सीड्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक, यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं बताऊं, ध्यान देना स्टूडेंट। अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग आपने किया है, इसमें क्या था, ओल्ड मेथड में क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन इसका निगेटिव इफेक्ट आपके सॉइल के ऊपर नहीं पड़ता था, मिट्टी जैसी है वैसी ही रहेगी। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा, सरप्लस हो गया, नो डाउट, लेकिन फिर भी इससे क्या हुआ, मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पर मेरे को सुनता है भाई, सुनेगा तब तो साइड साइड बोलने लगते हैं। पहले मेरे को सुनो, तो पहले सब स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा ठीक है, ले लो, क्या बात है, ले लीजिए। सर हो गया। हो गया? यस सर। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया आपको कि जो मॉडर्न फार्मिंग की बात की हमने देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल की बात कर रहा हूं मैं। तो आज के किसान हमारे, आवर फार्मर्स टुडे, आज के डेट में हमारे फार्मर जो वो चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो क्या दिस सरप्लस प्रोडक्शन इन देयर फील्ड, एंड टू फुलफिल दिस नीड they are adding more and more upgraded technology with क्या दिस agriculture, and because of that slowly the fertility of soil is going to be decreased completely। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब मिट्टी की फर्टिलिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रीजन, आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को धड़ल्ले से यूज किए जा रहे हो, नहीं है। तो कहने का पॉइंट क्या है, ये जो स्पीड है आपका टेक्नोलॉजी के साथ जो एग्रीकल्चर को ऐड कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी अभी की जरूरत पूरी कर रही है, नो डाउट। हमको तो सरप्लस प्रोडक्शन मिल रहा है, मार्केट में सेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपका आने वाला जनरेशन, उसको आप क्या देने जा रहे हो? क्या वो मिट्टी को उसी तरीके से फर्टाइल करके आप दे पाओगे? अरे कितना भी, सपोज करो छोटा भाई, राजस्थान में चले जाओ, कितना भी टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करो, कितना भी तुम फर्टिलाइजर ऐड करो, क्या राजस्थान की मिट्टी में चावल को प्रोड्यूस कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे? नो सर। क्योंकि उसकी फर्टिलिटी पूरी तरीके से एंड हो चुकी है, खत्म है, डेड है, डेड नो सॉइल है। सर। तो सेम ये सिचुएशन में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन के चक्कर में जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को धड़ल्ले से यूज कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा जिससे कि आने वाले जनरेशन को आप कुछ नहीं दे पाएंगे, जीरो। अपने फायदे के चक्कर में आने वाले जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। तो कहने का पॉइंट है कि आप तालमेल बैठा के रखिए। आप इस सॉइल में ये जो एग्रीकल्चर है जिसपे धड़ल्ले पे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो, मॉडर्न टेक्निक का यूज कर रहे हो, इसमें इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों को कंबाइन करके वर्कआउट कीजिए, जिससे कि आने वाले जनरेशन को भी फर्टाइल दे सके। तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना रिसोर्स को, कि आप उस तरीके से रिसोर्स को यूज कीजिए कि आप यूज कर रहे हो, नो डाउट, आने वाले जनरेशन को भी आप सही तरीके से सॉइल को प्रोवाइड करिए। तो ये हर तरीके से वर्कआउट है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। चलो इसके बाद का पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बोलो मेरे को, बुक में देख के मेरे को बताओ। सब बुक में? हाँ बुक है तो मेरे को बताओ अगला टॉपिक इसमें क्या है। सब बुक है। हाइब्रिड सीड है, बोलो अगला टॉपिक क्या है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखो मैंने तो उससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। कौन कौन है उसमें? यूनिबिक्विटस और लोकलाइज्ड। तो बताया नहीं मैंने भाई तुमको, बताया यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड में बताया ना कि लोकेशन के आधार पे रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ही है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे तो हम बस बोल रहे हैं। ओके ओके भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, चलो ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग। जैसा कि आपने देखा कि वी द ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स ऑन दिस ब्यूटीफुल, इस पृथ्वी पे हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स कहे जाते हैं। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट, व्हाई?
Why are you all called the greatest resource? आप लोगों को ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्यों कहा जाए? मैं क्यों कहूं आप लोगों को कि आप लोग ग्रेट रिसोर्स हैं? Anyone? One minute. Anybody? Sir, because So human I use their skills. बोलिए. Sir, because human beings is using their skills. और next. so I Hmm. so humans are Yeah. capable of making the best use of natural resources through their knowledge. देखो, human beings are called the greatest natural resource. Why? Because as we know that we the human beings, हम लोग जो human beings हैं, we have skills, we have ability, we have technique, we have used our all sense organs to become the master of this beautiful universe. Today we have put our step on different planets too. We are flying in the sky like bird with the help of these aeroplanes. We have ability, technique, we have technique to swim like fishes inside the water body with the help of submarine and seas. Means no one place. And another side, we have become the master of क्या चीज? Different animals. मतलब ये जो जितनी भी आपके इतना समझ लो कि पृथ्वी पे जो चीजें हैं सबके मालिक आप तो बन बैठे हैं. But another side, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है. इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है कि आपने क्या करा, अपने को यहाँ का मास्टर ही समझ लिया. साइंस के मदद से आपने क्या करा, नेचर के साथ टेस्ट करना शुरू कर दिया. और जिसके वजह से आप देख रहे हो कि देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, अक्षर, ध्यान देना. सपोज करो कि हम लोग जो है, अगर मेरे पास एबिलिटी है टू कैरी 20 kg आर्टिकल ऑन माय हेड, अगर मैं अपने सर के ऊपर 20 kg कोई सामान एक जगह पर दूसरे लेके जा सकता हूँ. ठीक है, ध्यान देना. अगर किसी ने 20 kg की जगह पे 50 kg मेरे सर के ऊपर रख दिया, बोलो कि अब आपको लेके जाना है, अब बोलो क्या करूंगा मैं? सही है स्वाति, आपका You can't able to go. मेरे क्वेश्चन का आंसर देखो, मैं जो पूछ रहा हूं, अगर अंडर प्रेशर किसी ने मेरे को 50 kg मेरे सर पे रख दिया, बोले कि अब आपको 50 kg ही लेके जाना, अब मैं क्या करूंगा? इन दैट केस दो ऑप्शन है, या तो मैं टोटल का टोटल लेके रख दूंगा, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा मैं, या फिर 30 kg उसमें से निकाल के फाइट कर दूंगा, 20 kg लेके जाऊंगा. ये नहीं कर पाऊंगा मैं. What will I do? क्या करना है मेरे को? आप लोग को मेरी अच्छा ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर ना? ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? No, sir. No, sir. ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? No, No, sir. क्या No, हुआ? sir. No, sir. Sir, No, अच्छे से नहीं आ रही No, है. sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. No, क्या sir. हुआ सर? ऑडियो वीडियो नहीं जा रही है आप लोगों के पास? No, No, sir. sir, Sir, अच्छे अब से नहीं आया. आ रही है. अब आवाज जा रही है? No, sir. Yes, अब sir. अच्छे से आ रही है. सर रुक रुक की आवाज आ रही है. रुक Yes, रुक के आवाज sir. है तो तुम भी रुक रुक के सुनो ना, क्या दिक्कत है तेज में सुनने की? तो आप ही आगे बोल दे रहे हैं. तुम भी रुक रुक के सुनो. ओके. ओके, आवाज मिल जा रही है तब तक एवरीबॉडी? यस सर. चलो ठीक है. ओके, तो देखो मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे आपने क्या बताया कि अगर 20 kg किसी भी कंपोनेंट को मैं कैरी कर सकता हूँ, उसके जगह पे किसी ने मेरे ऊपर 50 kg रखा, तो मैंने क्या करा, उसको छोटे छोटे में विड्रॉ कर दिया. मैं नहीं ले जा सकता भाई. तो सेम ये सिचुएशन हमारे अर्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, क्योंकि हमारा लिमिट है, एक लिमिटेड पॉइंट है कि उस लिमिट के बाहर अगर आप कोई भी आर्टिकल हमारे सर के ऊपर रखते हो तो वो क्या, हमारा बॉडी जो उसको बियर नहीं कर पाएगा. तो सेम ये सिचुएशन अर्थ के साथ भी है. अर्थ का भी एक लिमिटेड पॉइंट है
कि उसके बाहर कुछ अगर आप करना चाहोगे तो इसका रिस्पॉन्ड अर्थ का जो होगा वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। आप देख रहे हो ना आज के डेट में हमने क्या किया, अपने बैलेंस को मेंटेन किया, 30 kg को निकाल के पृथ्वी भी अपने बैलेंस को मेंटेन कर दिया। देखते हो ना कभी एक ही बार सुनामी, भूकंप, अभी देख रहे हो ना ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या कर रहे हैं, आप बोलो। तो डिजास्टर का सहारा लेना, तो नेचर ऑल्सो यूज डिजास्टर टू मैनेज इट्स बैलेंस, अपने बैलेंस को मैनेज करती है। अब कहने का मतलब इसके तर्क अलग अलग दिए जाते हैं कि भाई भूकंप आने का, टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना जिसकी वजह से भूकंप आता है, सुनामी की लहरें, समुद्र में जब लहरें भूकंप आएंगे तो उससे लहरें जो होते हैं उससे वो आता है, जो भी है। तो कंडीशन कहीं ना कहीं ये सारे एक्टिविटियां नेचर के साथ ही तो जुड़ी हुई है, ये सब जनरेट तो नेचर ही करता है। तो नेचर ये सब जनरेट करता है क्यों, अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अभी आप देख रहे हो ना कि हम लोग पूरे साइंस, पूरा वर्ल्ड जो था वो कर रहा था भाई कि कौन देश कितना ज्यादा डेवलप है, और भाई जापान सबसे ज्यादा डेवलप, 5G चल रहा है, वो ठीक है। अच्छा अमेरिका डेवलप कंट्री, क्यों, वहां पर टेक्नोलॉजी, रोबोट से लेकर हर एक चीज चल रही है। चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अलग अलग देश। लेकिन एक कोरोना पैंडेमिक ने सबको घुटनों को बल्ले के बैठा दिया ना, करा कि नहीं करा? यस सर। नेचर ने एक रिस्पॉन्ड किया, पूरी की पूरी दुनिया क्या हो गई, जमीन पे आके बैठ गई। सारे ताकतवर कंट्री जो थे वो बिखर गए, एकदम जमीन पे, नेचर के सामने सब हेल्पलेस हो गए कि भैया हम लोग कुछ नहीं कर पाते, वी कैन डू नथिंग, पूरा का पूरा साइंस फेल हो गया। तो कंडीशंस, नेचर भी कहता है कि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। तो अगर हमें नेचर का, हमें इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर नेचर। अगर हम नेचर का रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचर हमारा रिस्पेक्ट करेगी। गेटिंग यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट यहाँ Yes, पे है, sir. चलो ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं ह्यूमन बीइंग के पॉइंट के बाद, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे अब ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब है डायरेक्ट हम लोग साइंस की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए देखो यहाँ पे साइंस के ऊपर अगर डिस्कस करोगे तो इसके मेरिट डिमेरिट दोनों तरीके के तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो चीजों को तैयार कर रहा है उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और निगेटिव इफेक्ट भी है। थोड़ा सा एग्जांपल देखो, ह्यूमन बीइंग ने ये लैपटॉप तैयार किया तो इससे फायदा है। फायदा क्या है कि हम लोग कोरोना पैंडेमिक में भी घर पे बैठ के भी अपने क्लासेस को अरेंज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरी तरफ अगर ह्यूमन बीइंग ने एटम बम का आविष्कार किया, उसका तो मेरे को फायदा ही नहीं दिखाई दे रहा आज के डेट में। कोई फायदा है क्या एटम बम का? नो सर। और एटम बम के फायदे की बात करोगे तो 1945 में अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा नागासाकी, जो कि जापान के बहुत डेवलप, जैसे हमारे देश में आज महाराष्ट्र है, न्यू दिल्ली है, उस तरीके से तुम्हारा जापान का हिरोशिमा नागासाकी, जिसके ऊपर उसने 2 एटम बम लेकर थ्रो आउट कर दिया नहीं है, जिसके वजह से आपने लाखों की संख्या में वहां पे क्या हुआ, जीनोसाइड, लोगों की मौत हुई। तो कहने का मतलब ये तो इफेक्ट है, ये भी तो ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया है। तो कहने का मतलब है कि साइंस जो है, जिसको ह्यूमन बीइंग ने तैयार किया, जिसके वजह से वो पूरी दुनिया को जीतने की जद में लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड को, वो पूरे यूनिवर्स को वो चाहता है कि वो अपने मतलब कि क्या उसका मास्टर बन बैठे, तो उसका पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट है, नो डाउट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं भूकंप 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 बोलते हैं। मैं जो बोलता हूँ, मेरा पॉइंट समझो, मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ कि सपोज करो कि ये हमारा लैंड है, ठीक है, हमारा लैंड है। हमने क्या किया, ध्यान देना, हमने क्या किया कि एक जगह पे, यहाँ पे देखो क्या किया, ये स्काई टचिंग बिल्डिंग बना दिया हमने, बिल्डिंग बनाया। तो एक जगह अगर आपने बिल्डिंग बनाया तो दूसरी जगह आपने गड्ढा भी तो किया होगा, नहीं किया? समझ में आ रहा क्या मैं बता रहा हूँ? अगर आपने एक जगह पे, अरे एक जगह के ऊंचे स्काई टचिंग बिल्डिंग बनाया हो तो इसमें ईंट लगा होगा, इसमें सीमेंट लगा होगा, बालू सैंड लगा होगा, तो कहीं ना कहीं पे तो खुदाई किया होगा, तुमने डिगिंग किया होगा। तो मैंने बोला कि एक जगह पे टॉप पे ले जाने, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं आप नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जिसका इफेक्ट आप देख रहे हो अलग अलग तरह के डिजास्टर के रूप में भी देखते हो। नेक्स्ट पॉइंट बोलो क्या है, अगला पॉइंट बोलो। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस, कंजर्वेशन। यस सर। तो अभी तो मैंने आपको बताया, वही तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में मैंने आपको टॉपिक बताया कि भैया आपको
जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करो, जिसके वजह से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो साई हम लोग ये नहीं कह रहे कि सोलर एनर्जी का यूज कम करो, सोलर प्लेट आके पूरे का पूरा सोलर एनर्जी का यूज कर लो। क्यों? बिकॉज इसमें नो कॉस्ट, नो पॉल्यूशन, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं है। और आपका क्या है, आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको फैन ऑन चलाना तो इजी तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। दूसरी तरफ तुम बात करें क्या चीज कि नॉन रिन्यूएबल की बात अभी हम लोगों ने डिस्कस की, अगर इसको यूज कर रहे हो तो ये हर तरीके से आपके लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई, रौनक ह्यूमन रिसोर्स तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ह्यूमन रिसोर्स, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझ लो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। आखिर तुम एक रिसोर्स कैसे है, ध्यान देना, ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स कैसे है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन को हम लोग रिसोर्स कब कहेंगे। आपको हम कब कहेंगे कि अक्षर जो है वो डेवलप हो चुका है, डेवलप बंदा है। तुम मेरे को कब बोला कि मैं डेवलप्ड हूं, तो मैं कब डेवलप हूं, ध्यान देना। एक ह्यूमन को हम लोग रिसोर्स कब कहेंगे, कहने का मतलब है क्या सारे के सारे ह्यूमन को हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं? अब रांची जो पागल खाने में जो बंदे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्या उनको भी हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं? वो भी तो ह्यूमन है। नो सर, क्या हम नो लोग सर, उनको रिसोर्स कहेंगे? नो सर। रिसोर्स बनने के लिए ह्यूमन को क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चाहिए, तो उसको डेवलप होना पड़ेगा, उसको डेवलप होना पड़ेगा। तो डेवलप होने के लिए देखो क्या चाहिए उसको, सबसे पहला मैंने बताया था कि उसे इकोनॉमिकल छोड़ो, पहले मेंटल, उसका मेंटल पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका सोशल पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद उसको एजुकेटेड हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, उसके पास सोशल हो, उसके बाद इकोनॉमिकल, उसका इकोनॉमिकल पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, और तुम्हारा फोर्थ है फिजिकल। ये 4 पॉइंट पे अगर वो बंदा फिट है तो समझ लो कि वो सुपर हिट है, मतलब उसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे। कोई पॉइंट? अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो सभी है। हाँ बोलो, बोलिए। नो सर, आई अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं पॉइंट में बता रहा हूँ। सपोज मेंटल, अगर मैं इसको हटा दूं तो सोशल ठीक है, मेरे फैमिली का बाहर में रेस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल मेरा फैमिली पैसे वाला है, फिजिकल मैं फिजिकल भी वेल मेंटेन हूँ। अब मेंटल यही यहाँ का फ्यूज फिलामेंट गायब है, तो क्या मेरे को डेवलप कोई बोलेगा, मेरे को रिसोर्स बोलेगा? नो सर, नो सर। मेरे पास मेंटल ठीक है, मेरा इकोनॉमिकल ठीक है, मेरा फिजिकल ठीक है, सोशल सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, रिसोर्स बोलेगा आपको? कोई रिसोर्स नहीं है सर, तो आप तो कोई कहने का रिसोर्स मतलब नहीं है कि चारों पॉइंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप रिसोर्स तभी आप एक रिसोर्स हैं। मैं यस सर, तो अभी तो रिसोर्स हो अक्षर, यस सर, अभी रिसोर्स है। यस सर। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, चलो ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का पॉइंट है। और एक पॉइंट देखो, कहने का पॉइंट है कि सपोज करो कि एक ह्यूमन जो है, सपोज करो कि ये आप लोग क्या है, ध्यान दो भाई, गाना गाता है। सपोज ये ह्यूमन, अभी ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पे देखो ये रॉ मटेरियल है, जैसे आप सभी जो हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं, अभी आप लोग का वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने क्या करा, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर, ध्यान दो। कैसे? अरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ड्रेस खरीदता है, कॉपी किताब खरीदता है, उस पर खर्च लगता है, वो खर्च कौन दे रहा है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
ये सब क्या है, ये इनपुट है। तो ध्यान देना कि ये ह्यूमन जो है, ह्यूमन, इसके ऊपर हम लोग इनपुट खर्च करते हैं। इनपुट हम लोग खर्च कर रहे हैं। इनपुट के रूप में क्या है, इनपुट के रूप में तुम्हारा हो सकता है क्या है, इनपुट में डायरेक्ट समझ लो क्या है, कैपिटल, पैसे खर्च कर रहे हो हम लोग। और इस कैपिटल पैसे की मदद से आप लोग क्या क्या खरीदते हो, अच्छा स्कूल आपको मिलता, मतलब एजुकेशन में बोल रहा हूं, एजुकेशन अच्छा मिलता, आपको डाइट मिलता, अच्छा खाना पीना ठीक ठाक मिलेगा, तब ना फिजिकल ठीक रहेगा। अदर फैसिलिटी, दूसरी फैसिलिटियां मिलती हैं। तो ये इनपुट ह्यूमन बीइंग पे जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आउटपुट आपका रिजल्ट के रूप में आएगा, आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट के रूप में हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आईएएस बन जाओ, जो बनना है वो बन जाओ। ये आपका किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनपुट के ऊपर। जितना ज्यादा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा रिजल्ट के रूप में आपको मिलेगा। अब एक बंदे ने यही पे बोला कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं, गरीब मतलब कि वैसे लोग जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता क्या वो अच्छे नहीं बन सकते हैं? तो कहने का पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या है, कहने का पॉइंट है हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आज के टाइम में, आज के 21वीं सदी जो है, 21st century, कैन बी इमेजिन? नो सर। हायर एजुकेशन विदाउट कैपिटल, कैन बी इमेजिन? ये पहले के टाइम का पॉइंट है, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा एग्जांपल और देख लो। सपोज करो कि एक बंदा है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो ये ए एक बंदा है, ठीक है, यस सर। दो लड़के हैं बी एंड सी, ठीक है। इसने बी को क्या कर दिया, बैंगलोर भेज दिया पढ़ने के लिए, टू स्टडी, और सी को क्या कर दिया, यहीं पे बिहार में आंगनबाड़ी जो होता है, आंगनबाड़ी नाम सुना है, ये बिहार बोर्ड, नो सर। मतलब ये हमारे बिहार बोर्ड स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब ये ए ने इसके ऊपर, बी के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट किया, यस सर। इन्वेस्टमेंट इस बी के ऊपर कर रहा है, और सी के ऊपर नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो आने वाले 20 साल के बाद आउटपुट ज्यादा कौन देने जा रहा है, बी के सी? कौन आउटपुट देगा आपको ज्यादा? बी, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने उसके ऊपर किया। चलो यहाँ पे समीर का एक क्वेश्चन है, आई डू नॉट हैव इकोनॉमी, चलो ठीक है। इज अर्थक्वेक कॉज्ड बाय डैम, इज अर्थक्वेक कॉज्ड बाय डैम मेड बाय ह्यूमन बीइंग। अब पहले डैम्स जब नाम दे ही दिए तो डैम के बारे में समझ लो, डैम्स कहना क्या चाह रहा है, फोकस करेगा। डैम जानते हो क्या होता है? डैम्स एक बैरियर होता है जो कि वाटर को क्या करता है, रोकता है फ्लड आने से। डैम्स को जानते हो क्या करते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। सर मल्टीपर्पज क्यों? मल्टीपर्पज मतलब समझ रहे हो क्या होता है? सर जिससे बहुत सारे काम हो सके, जिनमें बहुत सारी क्या होती है, क्वालिटियां होती है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को डैम्स क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे डैम्स मतलब जिसमें मोर देन वन क्वालिटी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो मोर देन वन हमारे बेनिफिट को पूरा करे, हमारी नीड्स को पूरा करे। तो डैम्स के पॉइंट की बात करें तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को दिक्कत, अक्सर चैट में बात कीजिए आप, और म्यूट रखिए। जब सर कोई क्वेश्चन पूछे तो ये सबको अपना क्वेश्चन वहां पे बताना है अनम्यूट करके, ठीक है? ऐसे आप लोग चैट पास कीजिए, चैट में। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट डैम का फायदा आपने देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हम लोगों ने बात करा। सेकंड प्रॉफिट क्या हुआ आप देखो यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या चीज, वाटर को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ वाटर to irrigate our crops. Irrigate our crops. पानी को इकट्ठा करते हैं, उसको एग्रीकल्चर किसानों तक क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारे फार्मर जो होते हैं उससे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोसेस को परफॉर्म, मतलब इरिगेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। थर्ड है ये आपके फ्लड की समस्या से भी खैर रोकता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि कुछ कम करता है फ्लड की प्रॉब्लम को। तो इसलिए हम डैम्स को हमने कि ज्यादा इसके यूजेज है, दैट्स व्हाई यहां पे हमने क्या देखा है,
कि डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डैम्स जो है वो अर्थक्वेक का कारण है कि नहीं है, तो ध्यान देना। अब डैम्स को हम लोग अर्थक्वेक का कारण हम लोग बोल सकते हैं। अब एक ही बार डैम्स किस लेवल पे बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कहने का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, हमने देखा है कि अब अर्थक्वेक के पॉइंट की बात करोगे तो अगर यहाँ पे हमारा जमीन है तो ये अंदर तक खुदाई किया आपने और इसके ऊपर ये आपने डैम्स बनाया, ठीक है। तो ये डैम बनाया, तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे डैम्स क्या कारण करेगा। यहाँ पे डैम्स जो है वो आपके अब जो है वो अर्थक्वेक, उसके वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अर्थक्वेक का डैम से कोई लेना देना नहीं है। अब सड़क में बना रहा तो उससे क्या अर्थक्वेक आ जाएगा। मैंने अपना घर बना दिया तो कैसे अर्थक्वेक आने जा रहा है, तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट बोलो क्या है, बुक में बोलो अगला पॉइंट क्या है तुम लोग का। सर मेरा बुक का पॉइंट्स खत्म हो गया, बस ह्यूमन में रिसोर्सेज तक था। बस इतना ही क्वेश्चन था। यस सर। सर मेरे में भी पूरा फुल एंड फाइनल हो गया। Yes, sir. सर एक टॉपिक बचा है, क्या बोलो बोलो फास्ट बोलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पीछे ना देखा क्या जी, मैंने बताया था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तो मैंने डिस्कस किया था, सॉइल के बारे में भी एग्जांपल लिया था हम लोगों ने कि डेवलपमेंट व्हिच वी आर मेकिंग इन प्रेजेंट एंड डेवलपमेंट व्हिच वी आर मेकिंग इन प्रेजेंट एंड कंजर्विंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन विदाउट डैमेजिंग आवर क्या एनवायरनमेंट। मतलब वैसे डेवलपमेंट जिसको हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, प्लस उसको बचा रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए, और उससे आपके एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे मैं सॉइल की बात एग्जांपल मैंने दिया था कि सपोज करो कि सॉइल की बात करूं तो हमने क्या देखा था कि मिट्टी को हम लोग, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, हमारे आज के डेट में किसान जो है, फार्मर आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन आवर फार्मर्स स्टार्टेड टू अप्लाई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि मिट्टी की फर्टिलिटी जो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। लेकिन कंडीशंस है कि हमारे फार्मर जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन के चक्कर में इतना ज्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड कर रहा है कि आज के डेट में वो दे आर कैपेबल टू ग्रो सरप्लस प्रोडक्शन, बट इन कमिंग फ्यूचर व्हाट विल दे ट्रांसफर टू और देयर न्यू जनरेशन। अपने आने वाले जनरेशन को क्या ट्रांसफर करेंगे, बैरन लैंड विदाउट फर्टिलिटी। और कहने का पॉइंट है कि हमारे आने वाले जनरेशन को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमें उस लेवल पे मेंटेन करके रखना है कि आप भी यूज कीजिए, आने वाले जनरेशन भी यूज करे, और इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी ना पड़े। हो जाएगा स्टूडेंट? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो डन करें हम लोग? यस सर। सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलता है, देखो यहाँ पे क्या है कंडीशंस, एक पॉइंट देख लो यहाँ पे, मैं बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। अब देखो डैम से कैसे मिलेगा, अब देखो ये डैम हमने बना लिया, ठीक है, ये डैम बना लिया वाटर को रोकने के लिए, एकदम ऊंचाई पे डैम बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाटर को हमने रोक दिया, ये वाटर को हमने रोक दिया, ठीक है, ये फोर्स करके रोक दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स, जो वाटर का फोर्स होगा उसको नीचे गिराएंगे, ठीक है, और यहीं पर टरबाइन मशीन हम लोग लगाते हैं, और जैसे ये फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इसके ऊपर गिरेगा, ये टर्न करना शुरू कर देगा, और यही इलेक्ट्रिसिटी आपके टाउन में आपके यहाँ सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, ठीक है। अब इसके लिए आपको भाखड़ा वहां पे डैम, वहां पे जाके देखना होगा प्रैक्टिकल कि भाई क्या चल रहा है वहां पे, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी लिया जा रहा है। हाँ, यू कैन सी दैट। तो स्टूडेंट क्या यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब बोलो तो कुछ और टॉपिक है कि हम लोग क्या, गुड डे, एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू आस्क? Anything? Complete the chapter. Okay. Okay, तो मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हुए चलता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। गुड डे यार। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन में डिस्कस, चलो दो क्वेश्चन में पूछता हूँ।
इंग्लिश ग्रामर में ए से, क्या ए से दिया था क्या मैंने आप लोग को? एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, तो इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है? इसका नोट्स तैयार कर लोगे आप लोग, और हम लोग अगले क्लास में सिविक्स का कोई टॉपिक उठाएंगे। सिविक्स का जो चैप्टर, पहला चैप्टर क्या है सिविक्स का तुम लोग का जी? Our constitution. ये तो खत्म हो चुका था हम लोग। Constitution of India. So the constitution and the needs of for laws. अच्छा, Sir, तो हम अच्छा बोलिए। sir, next chapter secularism in India. ओके, तो हम लोग सेकुलरिज्म इन इंडिया के टॉपिक को डील करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? Okay, तो sir. एक ब्रेक लें। Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. Oh, sir. सभी स्टूडेंट्स 5:30 बजे से नेक्स्ट क्लास है, सभी स्टूडेंट्स उसमें जुड़ेंगे। और क्लास सभी को पता है कौन सी क्लास है? Chemistry. हाँ, The chemistry, Neelam, sir. वैसे सेम जैसे इस क्लास में जुड़े हैं वैसे ही उस क्लास में भी जुड़ना है, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ओके सर, कंटिन्यू जो भी